नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। भारतीय नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। 1849 में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया और 1856 ईस्वी में अवध भी अंग्रेज़ी राज्य में सम्मिलित कर दिया। ऋषि राजाओं द्वारा एकजुट होकर 1857 में विद्रोह करने लगा एकजुट होकर और मुग़ल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई। इस प्रयास को व्यापक राज्य क्रांति मचा दी। सभी भारतवासियों के मन में उम्मीद जगा दी कि अब अंग्रेज़ी शासन से मुक्त हो सकते हैं। ये झांसी रानी के नेतृत्व में हुआ था और इस राज्य क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। अंग्रेज़ी साम्राज्य में होने वाली भारत दुर्दशा का चित्रण भी उस वक्त की कविताओं में, रचनाओं में देखने को मिला। निश्चय ही 1857 की राज्य क्रांति ने साहित्य में भी नवजागरण का बीज बो दिया। गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन प्रारंभ हुए उनमें साइमन कमीशन का बहिष्कार, दंडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेज़ समझ चुके कि अब भारत की जनता पर शासन करना कठिन हो गया। 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की। भारतीय असेंबली संविधान सभा में परिवर्तित कर दी गई और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत बाबा साहेब BR अम्बेडकर को भारत के संविधान की प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया था और इसके बाद अथक परिश्रम से 3 साल के भीतर संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया गया। सन 1952 में 26 जनवरी को भारत गणतंत्र घोषित हुआ। संविधान को लागू किया गया और भारत प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया। भारत को स्वतंत्रता अवश्य मिली, परंतु देश के 2 टुकड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान में अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति के तहत विभाजित कर दिया और इन दोनों में सदैव संघर्ष बना रहे। वे अपने इस कूटनीति में सफल भी हुए। तमाम भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान बनने का विरोध किया, परंतु उनकी एक न सुनी। भारतीय नवजागरण और हिंदी। अंग्रेज़ी पद्धति के स्कूल कॉलेज की स्थापना तथा लॉर्ड मैकाले जैसे अंग्रेज़ी परत लोगों के कारण भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का बोलबाला प्रारंभ हो गया। अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार प्रसार बंगाल में सबसे पहले हुआ, क्योंकि कलकत्ता विदेशी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं अवध बहुत बाद में ब्रिटिश राज में मिलाए गए। अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को नौकरी आसानी से मिलती थी, इसलिए भी लोगों का झुकाव इसकी ओर था। अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति ने भारतीय बुद्धिजीवियों को भी सचेत किया और जनसाधारण हेतु यहाँ कई संस्थाएं स्थापित हो गई। उसमें पहला है ब्रह्म समाज, जो राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया था 1828 में, और दूसरा है प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन ने किया था 1957 में, और तीसरा है रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद ने किया था, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1867 बम्बई में किया था। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लोस्की ने किया था 1875 में किया था। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा 1882 में मद्रास में खोली गई। इस संस्था की इंग्लैंड शाखा से संबंध श्रीमती एनी बजट 1893 में भारत आई और सोसाइटी के विकास में
तन मन से जुट गई। अपने असाधारण एवं गतिशील व्यक्तित्व एवं वक्तृता कला के बल पर उन्होंने शिक्षित भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया। अपने आदर्शों की पूर्ति हेतु उन्होंने शिक्षा संस्थाएं भी खोली। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसी प्रकार की संस्था है। आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने यद्यपि हिंदू धर्म एवं संस्कृति के उन्नयन हेतु इस संस्था की स्थापना की थी, लेकिन समूचे देश में राष्ट्रीय भावना का संचार करने एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाना चाहिए। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की और आर्य समाज का सारा कामकाज हिंदी में प्रारंभ कर दिया। ऐसा उन्होंने श्री केशव चंद्र सेन के सुझाव पर किया। आर्य समाज का विशेष प्रभाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब में हो गया। आर्य समाज ने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की तथा पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, उपदेशों, प्रवचनों, शास्त्रज्ञों के अनुवाद ग्रंथों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पूर्व हिंदी की गद्य की दो शैलियाँ विद्यमान थी। एक उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त खिचड़ी हिंदी भाषा, जिसका प्रतिनिधित्व शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, तो दूसरी शैली संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी थी, जिसका प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कर रही थी। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के लिए मध्यम मार्ग अपनाया था। भारतेंदु युग और हिंदी पुनर्जागरण। हिंदी के पुनर्जागरण का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। 1857 से ये प्रारंभ होता है और 1900 ईस्वी तक ये बना रहा। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्य रचनाओं में ही हुआ है। बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर कर दिया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के बारे में देखते हैं। भारतेंदु जी ने सिर्फ 35 वर्ष की अल्पायु ही प्राप्त की है, किंतु इस अल्पकाल में ही उनके बीच लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया था, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण बिट्ट आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु जी के शैली के दो रूप हैं, भावावेश शैली और तथ्य निरूपण शैली। जैसे प्रथम शैली में लिए गए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल एवं बोलचाल की है। तथ्य निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह सजीवता एवं जिंदादिली। सभी लेखकों में हास्य विनोद का पुट है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में है। भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तर भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारह मासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की कविता धन्य भूमि भारत सब रतन की उपजावनी इसी भावना से ओतप्रोत है। समाज की दुर्दशा का चित्रण इसमें होता है। अगला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। वे सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे।
उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका वेद जैसे विषय को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिए, जिसमें विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। अगला हम गांधी दर्शन देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें सब लोग महात्मा गांधी कहकर पुकारते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में हुआ। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक थे। इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह, प्रेम, अहिंसा आंदोलन के प्रयोग किए थे। उनके सिद्धांतों को गांधी दर्शन कहा जाता है, जिनमें प्रमुख है शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। वे भारत के 2 टुकड़े करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने हरिजन में साफ लिखा था, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े कर दे, फिर भी मैं पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हूँ। गांधी को लोग प्यार से महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापू गांधी जी के नाम से जानते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया। इससे उनकी लोकप्रियता में और वृद्धि हुई और वे पूज्य बने रहे। लोहिया दर्शन राम मनोहर लोहिया के नाम से विख्यात थे। वे समाजवादी दर्शन के प्रतिपादक थे और स्वतंत्र समानता देखना चाहते थे। वे सामाजिक समता के पक्षधर नेता थे और वर्तमान समाजवादियों के आदर्श पुरुष थे। कम खर्च में विश्वास करने वाले लोहिया जी, इनका यही दर्शन हिंदी में समाजवादी दर्शन कहलाया। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी स्वयं राम मनोहर लोहिया की अनुयायी है। अगला है मार्क्सवादी दर्शन। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, जिनकी विचारधारा को 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। द्वंद्वात्मक बौद्धिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। मार्क्स के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम द्वंद्वात्मक बौद्धिकवाद है। द्वंद्वात्मक विकास का तात्पर्य यह है कि विकास द्वंद्व से होता है, संघर्ष से होता है। 2 विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति विकसित होती है। मार्क्स के अनुसार सृष्टि का विकास इसी द्वंद्वात्मक बौद्धिकवाद से हुआ है। इसीलिए वह किसी अलौकिक सत्ता, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। अगला है उनकी मूल वृद्धि का सिद्धांत। उन्होंने कहा है, वस्तु की उत्पत्ति 4 अंग से हुई है। मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम, मूल्य वृद्धि। पूंजीपतियों ने पूंजी के बल पर स्थूल साधनों अर्थात मशीनों, उपकरणों पर एकाधिकार कर लिया। परिणामतः मूल पदार्थ से उत्पादित वस्तु, जिसमें श्रमिकों का श्रम भी सम्मिलित है, पूंजीपति को लाभ पहुंचाती है। पूंजीपति इस पूंजी के बल पर श्रमिकों का शोषण करता है। स्पष्ट रूप से मार्क्स ने समाज के 2 वर्गों में विभक्त किया है। शोषक वर्ग यानी पूंजीपति, जमींदार, मिल मालिक, उद्योगपति आदि, और शोषित वर्ग मजदूर, श्रमिक, किसान आदि। मार्क्सवाद शोषण का विरोध करता है। उसे शोषितों के प्रति सहानुभूति है और वह शोषण को समाज से समाप्त करने की इच्छा रखती है और साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। विश्व सभ्यता का विकास मार्क्स ने इस प्रकार किया। 2 वर्गों में बांटा है, शोषित एवं शोषक। इसे 4 काल में बांटा जा सकता है: दास प्रथा, सामंती प्रथा, पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवाद ही वह व्यवस्था है जिसमें श्रमिक को
उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिल सकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह विद्रोह, हिंसा एवं क्रांति का समर्थन करता है। मार्क्सवाद में शोषितों को शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित एवं उत्तेजित किया जाता है। मार्क्सवाद की मान्यताओं में प्रमुख है धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, शोषित वर्ग की दीनता एवं निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति, नारी का यथार्थ चित्रण। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का सूत्रपात छायावाद के समाप्ति काल हुआ। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण का विरोध किया और किसानों, मजदूरों के संघर्ष को बल प्रदान किया। शोषक, स्वार्थी, स्वकेंद्रित, जर्जर व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रगतिवाद में कसकर प्रहार किए। अगला है मनोविश्लेषणवाद। आधुनिक साहित्य को मनोविश्लेषणवाद ने भी पर्याप्त प्रभावित किया है। साहित्य का संबंध मानव मन से प्रगाढ़ रूप में है, अतः साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत चरित्र चित्रण पर आधुनिक मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव प्रखर रूप से परिलक्षित होता है। फ्रॉयड ने अब अचेतन मन और काम भावना लिबिडो को अपने मनोविश्लेषण में प्रमुख स्थान दिया। फ्रॉयड काम भावना को मानव मन की मूल परिचालिका शक्ति मानता है। जब हम सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता के बंधनों के कारण अपनी काम प्रवृत्ति एवं वासना का दमन करते हैं, तब वह अचेतन मन में कुंठा या मनोग्रंथि का रूप धारण कर लेती है। एडलर ने मानव मन में उत्पन्न हीन भावना को मन की परिचालिका शक्ति माना है। यूंग के अनुसार मनुष्य की स्मृतियाँ मानसिक कार्य व्यापार को चेतन मन में एकत्र नहीं रख पाते और वे अचेतन में चले जाते हैं। अचेतन मन में दमित रहने वाली अनुभूतियाँ, स्मृतियाँ एवं विचार अहम को स्वीकार नहीं हो पाते। परिणामतः वहाँ भय, आशंका, मृत्यु जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने अपने व्यक्ति चरित्रों का निर्माण इसी आलोक पर किया है। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का शेखर, जैनेन्द्र के त्यागपत्र की मृणाल एवं सुनीता उपन्यास की नायिका सुनीता और इलाचंद्र जोशी के पात्र चंद्रमोहन, महीप, नकुलेश आदि इन्हीं ग्रंथियों से परिचालित पात्र है। अगला है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डैनिश विचारक सारन कीरकेगार्ड है। जर्मनी के विद्वान नीशे, हेडगर, जेपर्स तथा फ्रांस के विचारक गब्रियल मार्शल, ज्याम्पाल सार्त्र, आल्बर्ट कामू के नाम अस्तित्ववादी विचारकों में प्रमुख है। अस्तित्ववादी विचारधारा के मूलभूत तत्व है अस्तित्व, जो अंग्रेजी शब्द के एक्सिस्टेंस का पर्याय शब्द है। का मत है कि व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है, उसके विचार या सिद्धांत गौण है। अस्तित्ववादियों की धारणा है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है, अतः वह व्यक्ति सापेक्ष है, इसलिए किसी भी सिद्धांत को स्वर्गीय, सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में अस्तित्ववादी यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना चाहिए, दूसरों द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि अस्तित्ववादियों के लिए सभी परंपरागत सामाजिक, नैतिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य एवं अव्यवहारिक सिद्ध होते हैं। अस्तित्ववादी मानते हैं कि परिस्थितियाँ और भाग्य, बाल, सत्ता और कर्मफल जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसके विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वो अपनी परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल स्वयं बना सकता है। इसके लिए किसी अन्य को दोष देना उचित नहीं। ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, पूर्व जन्म, भाग्य एवं कर्मफल में इनकी कोई आस्था नहीं। वस्तुतः अस्तित्ववादी ईश्वर के कारण मानव पर लगाए अंकुशों को स्वीकार नहीं करता। अस्तित्ववादी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास रखता है और समूह को सामान्य निष्कर्षों को व्यक्ति पर लागू करना अन्याय मानता है।
व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मूलतः सुख वैभव लक्ष्य प्राप्ति है। व्यक्ति के क्रियाकलापों का मूल्यांकन इसी मापदंड पर होता है। अस्तित्ववादी की आधारभूत अवधारणाएं यह है: व्यक्ति की भावना, क्षणवादी जीवन दर्शन, नास्तिकता, विज्ञान विरोध, पूर्ण स्वच्छंदता, उन्मुक्त भोग, दुखवाद एवं पीड़ा, नैतिकता एवं आधार संहिता का विरोध, मृत्यु का वरण, गद्यात्मक अभिव्यक्ति। हिंदी की प्रयोगवादी एवं नई कविता अस्तित्ववादिता से प्रभावित है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, शांता सिन्हा आदि कवियों के काव्य में निराशा, कुंठा, उन्मुक्त भोग, पीड़ा, अनास्था, नास्तिकता इसी अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का प्रतीक है।